फिशेस पानी में रहने वाले वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये एन एमनियोटिक हैं। इनके पास हाथ, पैर या उंगलियां भी नहीं होती। फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। वो इंडस्ट्रीज जहां पर फिशेस को सेलिंग पर्पसेस के लिए कैच करके प्रोसेस किया जाता है, दैट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज फिशरीज। फिशेस बिलोंग्स टू क्लास पाइसिस। सो टर्म पाइसिस या पिसी वर्ड यूज किया जाता है फिश के लिए। फिशेस को ब्रीड करवा के इनके प्रोजेनिस को पालना, ग्रो करवाना, इट कम्स अंडर पिसी कल्चर। और अगर फिशेस के साथ साथ नॉन फिश ऑर्गेनिज्म को भी कल्चर करवाया जा रहा है, जैसे कि ऑयस्टर्स, प्रॉन्स, सो देन इट कम्स अंडर एक्वा कल्चर। एक्वा वर्ड कम्स फ्रॉम एक्वाटिक। डिफरेंट टाइप्स के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का कल्चर इज एक्वा कल्चर। सो ये जो पिसी कल्चर है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्वा कल्चर। अब फिश कल्चर या फिश की फार्मिंग यानी फिश की खेती किस वजह से की जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। फिश इज रिच इन प्रोटीन, सो एज अ फूड ये काम करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है फिशरमैन्स को। स्पीशीज कंजर्वेशन रहती है, अगर हम फिशेस की खेती करते रहते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, तो इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होती। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में इनका काम है। जैसे कि एक फेमस फिश है कॉड फिश। कॉड फिश का जो लीवर है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज कॉड लीवर ऑयल। इसे विटामिन ई की टैबलेट के फॉर्म में कमर्शियलाइज किया गया है। तो ये जो कॉड लीवर ऑयल है, दैट इज विटामिन ई रिच। ये विटामिन ई की टैबलेट जिनमें भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी है वो यूज कर लेंगे, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनका यूज हो गया। देन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फिश इज वन अमंग देम। तो फिश इज यूज फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड डिमांड ऑफ फिश इन इंडिया। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है फिश प्रोडक्शन में। फर्स्ट इज चाइना। यूज क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं? इसके कंजम्पशन किया जाता है ऑयल के लिए, एंजाइम्स के लिए, फिश सॉस के लिए यूज करते हैं, मील के लिए यूज किया जाता है, इसे खाया जाता है इसके मांस को। फिश को इंसुलिन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ फिश इन इंडिया। इंडिया की 15 साल पहले जो डिमांड थी पर कैपिटा, मतलब हर एक इंडिविजुअल की जो डिमांड थी, वो अब से कंपेयर किया जाए तो वो अब डबल हो चुकी है। इट वॉज 4.9 kg पर कैपिटा 15 ईयर्स अगो, और अब ये हो गई है 8.89 kg पर कैपिटा। सो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एंड इंडियन फिशरी। इसमें भी सबसे पहले देख रहे हैं मरीन फिशरीज ऑफ वर्ल्ड। मरीन वाटर इज सॉल्टी वाटर एंड मरीन वाटर बॉडीज आर ओशियन, सीज। तो देखिए ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है, बीच में ये सारी वाटर बॉडी है। अब जहां पर लैंड और वाटर मीट कर रहे हैं, दैट एरिया इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहां पर लैंड खत्म हो रही है, सिर्फ पानी ही पानी है, वहां पर आपको ये स्लोप देखने को मिलेगा। लैंड यहाँ खत्म हो गई, दिस स्लोप इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके बाद बीच में सिर्फ पानी होगा। अब देखिए जहां सिर्फ पानी है, ये अंदर वाला एरिया, आसपास कोई जमीन नहीं है, दिस डीप वाटर एरिया इज कॉल्ड एज ओशियन, महासागर। और ये जो लैंड के नजदीक पानी वाला एरिया है, दिस रीजन इज सी, सागर। अब देखिए इस मरीन वाटर बॉडी से आपको जो भी फिशेस मिलेंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मरीन कैच। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ये बताती है कि 80% मरीन कैच, मतलब मरीन वाटर बॉडी से 80% फिशेस कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में मिलती है। जो वाटर है, टाइड्स की वजह से वो लैंड की तरफ पानी आया, फिशेस को बहाकर यहाँ ले आया, और यहीं से फिर फिशेस को कैच कर लिया जाता है। मेनली कोड्स, मैकरल्स, टूनास, शार्क्स, ये फिशेस मिलती हैं। अब जैसे इन फिशेस को पकड़ा, कैप्चर करने के बाद इन्हें प्रिजर्व किया जाता है।
प्रिजर्वेशन फ्रीजिंग करके हो सकती है, कैनिंग कर दीजिए, ऑयलिंग, स्मोकिंग या सॉल्टिंग कर दीजिए। प्रिजर्व करने के बाद इनकी मार्केटिंग करिए और फिर इनको सेल कर दीजिए। नेक्स्ट इज इनलैंड फिशरीज ऑफ वर्ल्ड। इनलैंड वाटर कैन बी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर। अब ये क्या है? फ्रेश वाटर वो है जिसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं होता, सलाइन वो है जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, ब्रैकिश वो है जिसमें सलाइन के कंपैरेटिवली सॉल्ट कम है और फ्रेश वाटर के कंपैरेटिवली सॉल्ट ज्यादा है, यानी मीडियम अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रैकिश वाटर है महानदी, गोदावरी। एंड सलाइन वाटर बॉडीज हैं सांबर लेक, चिलिका लेक। अब देखिए ये जो सलाइन इनलैंड वाटर बॉडीज हैं इनको मरीन वाटर बॉडीज में नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज इनके अंदर जो सॉल्ट है वो किसी भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी की वजह से आया होता है, और जो मरीन वाटर बॉडीज हैं उनमें सॉल्ट नेचुरली आया होता है, इनमें नेचुरल सॉल्ट नहीं होता, लैंड इरिगेशन या फिर कोई भी मैनमेड एक्टिविटी की वजह से सॉल्ट आया होता है। अब ये जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं ये लेक्स भी हो सकती हैं, रिवर्स भी हो सकती हैं, स्ट्रीम्स भी हो सकती हैं, कोई पोन्ड भी हो सकता है या फिर रेजर्वॉयर भी हो सकते हैं। अगर इन वाटर बॉडीज में से ऑलरेडी प्रेजेंट फिशेस को पकड़ा जा रहा है तो उसे बोलते हैं कैप्चर फिशरी। और अगर इन वाटर बॉडी में फिशेस को कल्चर किया जा रहा है, उन्हें ग्रो किया जा रहा है, पाला जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज कल्चर फिशरी। पहले देखते हैं कैप्चर फिशरी। अगर इंडिविजुअल खुद के लिए और अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए फिशेस को पकड़ रहा है तो उसे बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर वो उसे पकड़कर सेल करता है, उससे अर्निंग्स करता है, तो उसे बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग। फिर आते हैं कल्चर फिशरी पे। कल्चर फिशरी में क्या किया जाएगा? इन वाटर बॉडीज के अंदर मेल और फीमेल फिशेस को ब्रीड करवा के उनसे प्रोजनी ऑब्टेन किए जाएंगे, प्रोजनी को रेज किया जाएगा, फर्दर उनसे भी प्रोजनीज ऑब्टेन किए जाएंगे। इस तरह से फिशेस को लार्ज स्केल में कल्चर किया जाएगा। तो लार्ज स्केल में अगर कल्चर किया जाए फिशेस को तो उसे बोला जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिशेस को ही कल्चर किया जाए, कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को अगर लार्ज स्केल पे आप कल्चर कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन और एक्वा फ्लोजन। अभी जो कल्चर फिशरी है, अगर ऐसा हो रहा है कि सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश को ग्रो करवाया जा रहा है तो उसे बोला जाता है मोनोकल्चर। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक से ज्यादा स्पीशीज ऑफ फिशेस को ग्रो कराया जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीकल्चर और कंपोजिट कल्चर। देन किस रीजन में इन्हें कल्चर करवाया जा रहा है उसके बेस पे इट कैन बी केज कल्चर। अगर मान लीजिए केज के अंदर, जो कि वाटर बॉडी के अंदर ही होगा, उसके अंदर फिशेस को कल्चर कराया जा रहा है तो उसे बोलेंगे केज कल्चर। रनिंग वाटर में कल्चरिंग हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज रनिंग वाटर कल्चर। रिसाइकिल्ड वाटर में हो रही है तो रिसाइकिल्ड वाटर कल्चर। पोंड में हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज पोंड वाटर कल्चर। The next is present status of fish production. फिशिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अकॉर्डिंग टू इट एक बड़ी वाटर बॉडी जिस भी कंट्री या स्टेट के बॉर्डर पर होगी, ये मान लीजिए किसी कंट्री या स्टेट का लैंड रीजन है, लैंड रीजन खत्म हुआ, पानी स्टार्ट हुआ। हम जानते हैं कि लैंड का वो रीजन जहां पर पानी भी होता, इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस लाइन। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, वाटर बॉडी में 200 नॉटिकल माइल्स तक इस कंट्री या स्टेट के स्पेशल राइट्स रहेंगे इस वाटर बॉडी के रिसोर्सेज पर, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज exclusive economic zone. It can be defined as sea zone over which a state or country has special rights for the use of resources. इसी तरह से और भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जैसे कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी, नेशनल फिशरी पॉलिसी। इन सब का एम यही था कि फिश कैच को अपलिफ्ट किया जाए। फिश कैच यानी किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी से आप नंबर ऑफ फिशेस कितनी पकड़ रहे हैं।
अब इंडियंस ने इंडियन ईईजेड इम्प्लीमेंट किया। वो ये कहता है कि वाटर बॉडी में जो ऊपर से लेकर 50 मीटर तक का एरिया, दिस इज कॉल्ड एज इन शोर वाटर, एंड 50 मीटर के बियॉन्ड जो सारा रह गया दैट इज कॉल्ड एज ऑफ शोर वाटर। इंडियन ईईजेड कहती है कि आप अपने स्टेट की जो वाटर बॉडी है, आपके स्टेट के बॉर्डर पर जो वाटर बॉडी आती है, उसका इनशोर वाटर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, आपके पास स्पेशल राइट्स हैं, बट ऑफशोर वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। दिस इज इंडियन ईईजेड।